अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें गिरने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान में भी वो फ़र्क आएगा और पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी और उसका ऐलान कल होने की तवक्को की जा रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि फ़ैसला किया गया है कि इस बार कीमतों को पास ऑन नहीं किया जाएगा आवाम को, बल्कि ये जो रकम है इसको कौम की मरहम पट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या मुराद है उनकी, क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, ज़रा डिटेल सुनिए वज़ीर आज़म की ज़बान। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी, 2 वे, मगर इसकी मेयार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का मेयार होगा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, ताकि इस कौम के जो ज़ख़म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। ये कच्ची कनाल का, उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फेज़ कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। यानी बलूचिस्तान में 2 अहम प्रोजेक्ट्स, एक तो हाईवे N25 और दूसरी कच्ची कनाल मंसूबे के लिए ये जो रकम है इस्तेमाल की जाएगी, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। अब इस ऐलान के ऊपर राय बटी हुई है अवाम की। एक तरफ तो ये राय जाहिर की जा रही है कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया हुकूमत ने। ये जो सड़क है यानी कराची से कोयटा चमन तक की सड़क, ये एक्सीडेंट्स यहाँ पर इतने होते हैं हादसात की वजह से, ये खूनी सड़क के नाम से मशहूर है और अगर ये 2 रोया हो जाती है तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही इकदाम है और इसके लिए जो वज़ीर आज़म ने प्लान किया है, हुकूमत ने प्लान किया, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी पाई जा रही है कि गो के बलूचिस्तान के लिए, उनकी वहाँ पर तरक्की के लिए इकदाम होने चाहिए, लेकिन जिस रूट को हुकूमत ने अपनाया है वो दुरुस्त नहीं है। इसके लिए जो ऑलरेडी दस्तयाब पैसे हैं, मुख्तलिफ मद में जो पैसे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इस पैसे को आवाम को मुंतकिल होना चाहिए था। अब ज़रा इसके मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा लेते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ है कि ये जो फ़ैसला किया गया है ये बलूचिस्तान के लिए वाकई मरहम का काम करेगा या फिर ये महज एक अलामती इकदाम है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपसे शुरू करते हैं, आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं ये जो ऐलान है ये दुरुस्त इकदाम है, हुकूमत का फ़ैसला है या नहीं? अलीना, पहले तो मैं ज़रा रोड के बारे में बता रहा हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि हम आम तौर पे टेररिज्म के हवाले से बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, आए रोज़ उधर बहुत लोग मर गए हैं, यानी कि वो टेररिज्म की नज़र हो गए हैं। एक चीज़ का जो हमें आइडिया नहीं होता इधर बैठ के, वो ये है कि इस रोड को भी कातिल रोड कहा जाता है। ये जो N25 है इसको कातिल रोड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उधर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कि वो सिंगल रोड है, यानी कि कोई मेरे ख्याल 27 से 28 फुट का यानी कि उसकी है जो चौड़ाई है, और ये रोड जो है ये कोयटा को कराची से मिलाता है। ये वो रोड है कि जो 1964 में बना था, RCD रोड इसको किसी टाइम कहते थे, कि जो एक वो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इस रोड का मकसद ये था कि ये इकोनॉमिकली इंटेग्रेट करेगा हमें पाकिस्तान को ईरान के साथ, या आगे जो टर्की का जो रास्ता निकलता है, यानी कि वो ये उसके लिए रोड बना था। अब ये तब से बना हुआ है, और फिर नवाज शरीफ के टाइम पे ये जो उनका लास्ट टेन्योर गुजरा है जो 2013 से 18 वाला, उस टाइम ये भी एक कोशिश हुई कि हम इसको मोटरवे बना दें। अच्छा, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी था कि
कि जी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनमें भी एक गुडविल बढ़ेगी, वो एक बहुत ज़्यादा उनको एहसास होता है कि महरूमियों का, ऐसी बातों का। लेकिन ये है कि ओवरऑल इसकी ज़रूरत भी थी। जो क्वेटा की या जो ओवरऑल बलूचिस्तान की जो 80% ट्रैफिक है जो आगे कराची जाती है, वो इस रोड को इस्तेमाल करती है। अब रोड की हालत ये हो गई है ओवर द टाइम कि उसके साथ वाले जो एजेस हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं कि एक टाइम पर 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं कर सकती। एक गाड़ी को जरा नीचे उतरना पड़ता है और फिर जो दूसरी उससे मिलती है। अब जरा इमेजिन करें कि क्या पंजाब में आपको कोई ऐसा रोड मिलेगा, मेन रोड? नहीं। और उधर का ये मेन रोड है, ठीक है। आपको शायद सिंध में भी ऐसा कोई मेन रोड नहीं मिलेगा, यानी कि आप समझें कि जैसी जीटी रोड है उधर का, या अगर आप केपी की बात करें तो उधर भी नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान का जो मेन रोड है, जो जीटी रोड उसको कह लें, कि जिधर से 80% ट्रैफिक जाती है, जिधर दहशतगर्दी की नजर होने वाले लोगों से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मर गए हैं, ये वो वाला रोड है जिसकी बात हो रही है। अच्छा, और ये रोड जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कोई बलूचिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सूबाई रोड नहीं है, ये वफाक का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वफाक इस पे क्या कर रहा है कि वफाक जो है को पिछले कोई 5-7 साल से कोई इसके लिए जो हमारे जो PSDP में जो फंड्स की एलोकेशन होती है वो एलोकेट करते हैं, और उस टाइम तो बड़े काफ़ी लगा देते हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो इवेंचुअली मैं कोई पिछले कोई 5 साल का देख रहा था कि कभी भी 10% से पैसे ज़्यादा रिलीज़ नहीं होते, कि जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं उसमें 10% से ज्यादा उस साल के लिए जो 100% है उसका 10% जो है वो सिर्फ रिलीज होता है, क्योंकि पहले इन्होंने प्रोजेक्ट बड़े रखे होते हैं, फिर जो है इनको समय लगती है कि हमें तो फलां काम भी करना है, फलां काम भी करना है, सारे जो हैं डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो हो नहीं पाते, और इस रोड के लिए काफी पैसा चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं कि हम इसकी डुअलाइजेशन कर लेते हैं, इसको डबल कर देते हैं। अगर ये समझा जाए कि अगर ये, मैं तो इसकी 27-28 फुट की बात कर रहा था ना, अगर हम समझें कि ये 30 फुट से आगे 60 तो उससे जो ओवर कंडीशन बेहतर हो जाएगी, ओवरऑल ये जो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम है वो भी बेहतर हो जाएगा, और ऑब्वियसली नहीं कि उससे एक लोगों को फायदा भी आएगा। और ये जो हम अक्सर बात करते हैं महरूमियों की, तो मेरे ख्याल है कि उससे एक आम बलोच है उसके अंदर एक फील गुड फैक्टर प्रमोट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज को बुरा मनाएंगे कि हमारे रोड जो है वो इसलिए बनाए हैं कि इधर किसी दूसरे के सूबे के लोगों ने गुजरना है। उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटेग्रेशन होगी, बाकी सूबों के साथ इंटेग्रेशन होगी। खास तौर पर जो ज्यादा बलूचिस्तान के लोग हैं इनका तो ज्यादा आना जाना कराची होता है, तो उनके लिए ज्यादा आसानी पैदा हो। ठीक है। तो अभी तो जो वो लेवीज की बात कर रहे हैं, अभी तो ये भी नहीं आइडिया कि इन्होंने कितना टैक्स कम करना था, और दूसरा कि क्या जो इन्होंने उसमें इनको कोई उस मामले में जो बजट होती है, जो कि तेल की कीमतें कम हुई हैं उससे जो बजट होगी, क्या उसके नतीजे में इनके पास इतना पैसा आ जाएगा जिससे ये रोड बन जाएगा? मेरा ख्याल है कि अगर उससे भी ये रोड बन जाए तो इट्स अ बिग डील। अब ये बात कर रहे हैं कि 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, तो लेट्स सी कि ओवरऑल देखने में इनके जो प्रोजेक्ट की बात है ये कोई बुरा नहीं है, और जो यानी कि हम आमतौर पे उनके जहम मंदमिल करने की बात करते हैं, तो उस लिहाज से भी उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, रीमा उमर साहब, आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया अलीना। मैं इस मरहम वाली बात पे कमेंट करना चाहूँगी। मेरा ख्याल है जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में है, मेरी नज़र में ये शायद मरहम का रोल ना प्ले कर सके। पहले तो मेरा ख्याल है हमारे इस पैनल पे कोई बलूचिस्तान से नहीं है, तो ये एक कमी है, वरना बेहतर पर्सपेक्टिव, डायरेक्ट पर्सपेक्टिव तो जो वहाँ रहते हैं बलूचिस्तान के रिहायशी, उन्हीं से हमें आ सकता है। लेकिन जो मैंने लोगों से बात की है, जो मैंने पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है अब बलूचिस्तान का जो प्राइमरी या फंडामेंटल मसला है वो इस तरह की रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या लैपटॉप्स देना स्टूडेंट्स को, वो नहीं है। मेरी नज़र में मसला जो है वो डिग्निटी का है, इज़्ज़त का है, हकूक़ का है, रिप्रेजेंटेशन का है, और ये सब मसाइल जो हैं ये रोड्स बनने से हल नहीं होंगे। शायद ऑफ कोर्स लोगों को सहूलत मिलेगी, तो मैं नहीं कह रही कि ये प्रोजेक्ट बुरा है, इससे शायद कुछ लोगों को खुशी भी हो, लोगों की कम्यूट आसान हो, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो, एक्सीडेंट्स कम हो। लेकिन अगर सवाल मरहम का है और जो ग्रीवेंसेस का है, इस वक्त मेरी नज़र में ये उसका हल नहीं है। अब अलीना, आप ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें, जो
यंग बलोच हैं, उनकी जिस तरह प्रोफाइलिंग होती है वो उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत के खिलाफ है। जो इंसानी हकूक की पामाली होती है, जिसमें जबरी गुमशुदगी एक फैक्टर है और भी बहुत सी चीजें हैं, उससे भी जो ग्रीवेंसेस हैं, आए दिन तस्वीरें, इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो जो ग्रीवेंसेस हैं उनमें इजाफा होता है। जिस तरह कोर्ट्स, आपकी बाकी इदारे बलोच लोगों को ट्रीट करते हैं, बलोचिस्तान के रहायशियों को ट्रीट करते हैं, उससे भी ग्रीवेंसेस बढ़ते हैं। सो जब मसले ये हैं, और इसलिए हम बहुत बार इस शो पे बात कर चुके हैं कि ऐसे लोग जो पहले शायद सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके दिल में अब शायद सेपरेटिज्म की जो एक ख्वाहिश है वो बढ़ रही है। तो इसकी कमी किस तरह आएगी? रियासत की तरफ जो एक गम है, गुस्सा है, वो बढ़ रहा है, ये कम किस तरह होगा? अगर मरहम हम इसको कहेंगे तो मेरा ख्याल है ये जो मसले की आइडेंटिफिकेशन है, इसमें प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है रोड्स बनाने से या मजीद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से या लैपटॉप्स देने से ये मसले का हल होगा। सो मेरा ख्याल है अगेन इस पे कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये मिस डायग्नोसिस होगा सिर्फ एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। इस वक्त जो के लोगों के ग्रीवेंसेस हैं उनको देखना, तो अगर आपने असल में मरहम रखना है तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करने दें, आप लॉन्ग मार्च होने दें, आप जबरी गुमशुदगी पे थोड़ा काबू पाएं, आप लोगों की जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, उसको रिस्पेक्ट करें, तो मेरा ख्याल है फिर शायद हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल ये काफ़ी होगा। ठीक है। अच्छा शहजाद, हम जब भी बलूचिस्तान के मसले की बात करते हैं उसका हल क्या है, तो हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद यही है कि इकोनॉमिक वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, क्योंकि जब भी ख़ास तौर पे नौजवान देखता है तो वो ये कहता है कि आसपास मायूसी है, उनको नज़र नहीं आता कुछ और। तो सड़क सिर्फ सड़क नहीं, इसको एक अपॉर्चुनिटी, इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ज़रिए भी देखा जाना चाहिए। क्या इस पहलू से आप इसको देखते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब ने सड़क की जरूरत पे बात की, मैंने बताया कि क्यों ये ग्रीवेंसेस क्या है इस वक्त बलूचिस्तान अवाम के। मैं इन दोनों बातों से एग्री करता हूँ, ये सड़क भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आई एग्री विद रीमा ऑल्सो कि इस वक्त जो बलोच अवाम के मसाइल हैं वो इससे कई ज्यादा है। उनके ग्रीवेंसेस ये नहीं कि हमें एक सड़क चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इसके फाइनेंशियल एंगल पे भी बात करना चाहूंगा। जो इस वक्त बताया आपने कि खूनी सड़क कहलाई जाती है, और बताया कि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि कातिल सड़क है, और इसकी बड़ी अहमियत है। अगर अपने पाकिस्तान के ट्रेड को इंटीग्रेट करना है या ईरान तक लेके जाना है, तो सवाल फिर ये है कि आप इसको PSDP में डालते हैं तो इसके लिए रकम क्यों नहीं एलोकेट करते? आप अगर वफाक खुद नहीं कर सकती, आप बलूचिस्तान हुकूमत से बात करके कर सकते हैं, इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आप जो है बलूचिस्तान का इस साल जो सरप्लस आएगा वो तकरीबन 92 बिलियन का होगा, आप उसमें से रकम मुख्तस कर सकते हैं। अगर ये सड़क की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है और इससे अमवात इतनी ज्यादा हो रही है, तो सवाल मेरा ये है कि अब तक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से किया क्यों नहीं है? कुछ बिल्कुल होना चाहिए, उनकी जरूरत है, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने कहा ना कि राय इस हवाले से बटी हुई है कि इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से वहां पर भी राय ये है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ये अक्सरियती राय है जो मैंने एटलीस्ट लोगों से बात की, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो या आम पब्लिक हो, तो ये राय एक जगह कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये राय दूसरी जगह कि ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आपकी क्या कंडीशन है, आपके अवाम जो है वो महंगाई में पिसे हुए हैं, वो टैक्सेस में पिसे हुए हैं, सैलरी क्लास में आपने इतना ज्यादा टैक्स का बोझ डाल दिया है। तो अगर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप 8 रुपए पेट्रोल पर 7 रुपए डीजल पे कम कर सकते थे, तो आप इससे 24-25 करोड़ आवाम को फायदा पहुंचाते हैं। उसमें बलोच भी होते हैं, उसमें जाहिर सी बात है ये फायदा सबके लिए होता है। बलूचिस्तान में जो उस सड़क पे गाड़ी चला रहा है उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए ना, कि मेरा जो अखराजात है वो भी कम हो, तो वो भी आपने उसको नहीं दिया। अच्छा, पिछले फोर्टनाइट को भी यही हुआ था कि 10 रुपए की गुंजाइश थी आपके पास कम करने की पेट्रोल और डीजल, आपने नहीं किया। आपने कहा ये हम बिजली की कीमत कम करने पे लगा देंगे, उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा ठीक है, अगर हमें वहां से बेनिफिट नहीं मिल रहा, कहीं और से मिल रहा है बेनिफिट, ठीक है, वील टेक दैट बेनिफिट। बट यहाँ मेरे ख्याल से ये करना, ये इकोनॉमिकली भी गलत है, और ये आप पब्लिक एट लार्ज को नहीं फायदा पहुंचा रहे हैं इससे। मैं छोटी सी आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, क्योंकि एक बड़ा उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि क्या ये वाकई इतना पैसा हम इकट्ठा कर सकेंगे, वहां पे लगेगा। बल्कि इस वक्त जो सवाल बता रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है, वो सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये वाकई बलूचिस्तान में लगेगा भी या नहीं लगेगा, या हुकूमत इससे अपना फिस्कल खसारा पूरा करने के लिए करेगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। जो पेट्रोल की जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें हम 2 किस्म के टैक्स देते हैं, एक GST देते हैं, एक पेट्रोलियम लेवी देते हैं। GST इस वक्त 0 है,
लेकिन हमारा सारा इन्हिसार ये होता है वफाकी हुकूमत का कि आप ज्यादा से ज्यादा लेवी लें, क्योंकि जो जीएसटी है ना वो बाद में डिविजिबल पूल में जाके सूबों में डिवाइड हो जाता है। जो लेवी है वो वफाकी हुकूमत के पास रहती है, और अब तक वो जो लेवी है वफाकी हुकूमत अपना खसारा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो पहले तो सवाल ये है कि ये भी खसारा कम करने के लिए इस्तेमाल होगा या वाकई बलूचिस्तान में लगेगा। कैलकुलेशन सिंपल सी ये है कि हम हर महीने 1.3 बिलियन लीटर्स इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल। तो अगर यहाँ पे 8 रुपए का ये बेनिफिट है, इसका मतलब तकरीबन एक माह का ये बेनिफिट हो जाएगा 10 अरब रुपए का। ठीक है। और ये प्राइसेस जो अभी रखी गई हैं ये 15 दिनों के लिए, यानी कि 10 अरब का अगर आप आधा करते हैं तो 5 अरब रुपए फिलहाल 15 दिन में इकट्ठा करेंगे। ठीक है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, अगले 15 दिन बाद अगर ये मुस्तहकम रहती हैं प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, तो हर महीने आप 10-10 अरब रुपए इसमें इकट्ठा कर रहे होंगे। लेकिन कल को अगर प्राइस बढ़ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे लेकिन आप लेवी दोबारा कम कर देंगे कि यार आवाम पे ज्यादा बोझ ना है। आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 8 रुपए बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन लेट्स सपोज अगर कल 10 रुपए कीमत बढ़ जाती है पेट्रोल की, तो आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन फिर आप कहेंगे कि अब हम क्योंकि कीमत बढ़ा रहे हैं तो लेवी हम कम कर देते हैं ताकि आवाम पे बोझ ना है। तो फिर सड़क कैसे बनेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक फेल्ड इकोनॉमिकल अप्रोच है जो कि गलत सिमत में लेके जा रही है। इस वक्त वफाक के पास 1100 अरब रुपए का वफाकी बजट है, और जैसे मैंने बताया 52 अरब रुपए का बलूचिस्तान का सरप्लस होगा। आप अगर ये सड़क आपके लिए इकोनॉमिकली और लोगों की जिंदगियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप वहां से इसको पैसे को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी और ग्रांट पे इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये करना ये अवाम के साथ ज्यादती है। अवाम टैक्सेस में महंगाई में वैसे ही पिसी हुई है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये पास ऑन होनी चाहिए थी, जिससे ना सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम का फायदा होता बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का फायदा होता। ठीक है, सलीम साफी साहब आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो पहले उमर ने बात की, यकीनन सड़क की तामीर जो है वो बलूचिस्तान के अवाम का एक दीरीना मुतालबा है और 15-20 साल से इसका मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन ये जो मरहम बलूचिस्तान का इतना गहरा है कि वो आप इसी तरह एक आध प्रोजेक्ट से उनके मरहम को ज़ख़म को कि उसको आप मुंदमिल नहीं कर सकते, और उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, जिसकी तरफ रीमा ने इशारा किया कि इज़्ज़त नफ्स भी बहाल करना होगा, गवर्नेंस भी बेहतर करनी होगी, उन लोगों को उनके मिसिंग पर्सन के मसले को भी एड्रेस करना होगा। उसके बाद ही कहीं जाके बलूचिस्तान के लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखा जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये इस हुकूमत का शेवा है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसको हम कहते हैं कि अमलन ये पंजाब की हुकूमत होती है। देखिए, शुरू में हमने बहुत रोए, हमने फरियाद की, इन लोगों की बड़ी इल्तिजाएं की कि सीपैक की मशरक़ी की बजाय मगरबी रूट कर लें। उस मगरबी रूट से खैबर पख्तूनख्वा ट्राइबल एरियाज़ और बलूचिस्तान को फ़ायदा होता, और इस तरह के प्रोजेक्ट से उनके दिल पर बहलाने ना पड़ते। लेकिन ये उन सब को ले आए यहाँ पे। अच्छा, अब आप इसी तरह आप देखें कि इन्होंने बजट में नारोवाल के मोटरवे के लिए तो पैसे रख लिए, लेकिन सक्कर और कराची का जो बहुत ज़्यादा इसकी बनिस्बत ज़रूरी है उसके लिए पैसे नहीं रखे। और अब ये भी जो पैसे रखे गए हैं, तो जिस तरह शहजाद ने कहा कि पता नहीं कि ये टोटल कितने बनते हैं, और इससे तो उसका बहुत मामूली काम हो सकेगा। हुकूमत के पास बहुत सारे और मदद है कि उससे पैसा लेकर इस प्रोजेक्ट पे लगा दें। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो हमें सवाल भेजे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सलीम साफी साहब से पहला सवाल करते हैं, और पीटीआई की ये जो मुलाकातों का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त, उसी के ऊपर सवाल कर रहे हैं सलीम साफी साहब आपसे। ये पूछा गया ज़ुहैब आफ्ताब की तरफ से कि क्या ये मुनासिब है कि सियासी रहनुमा तो इमरान खान से जेल में मुलाकात कर सकें, लेकिन उनकी करीबी रिश्तेदार खुसूसन बहनें इस हक से महरूम रहें? नहीं, ये बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि पहला हक तो फैमिली का बनता है कि उनकी मुलाकात की जाए, और फिर उसके बाद पार्टी रहनुमाओं की बारी आती है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अलीमा खान वगैरह की मुलाकात अगर नहीं हो रही है तो वो जेल इंतज़ामिया की वजह से नहीं हो रही है या ख़ुद पार्टी के लीडरों की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि इख्तियार तो बेसिकली इमरान खान साहब के पास है। और उस रोज़ ख़बर आई थी कि उन्होंने एक इख्तियार दे दिया है कि वो लिस्ट देगी, तो उसके मुताबिक उनको मिलने दिया जाएगा। तो अगर उनके लिस्ट में इनके नाम शामिल हो और फिर मिलने ना दिया जाए
तो फिर तो हुकूमत उसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहरती है। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से रुकावट डाली जा रही है तो ये तो फिर उनके घर का मामला हुआ। ठीक है जी, थैंक यू साफ़ी साहब। अगला सवाल उमर चीमा साहब से करते हैं। चीमा साहब, आपसे पूछा गया है कि वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम, तालीमी इदारों में कोटा और सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में नरमी जैसे ऐलानात किए हैं। तो क्या ये इक़दाम वाकई समंदर पर पाकिस्तानियों के दीरीना मसाइल का हल है या फिर नून लीग की हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में अपनी सियासी मकबूलियत बढ़ाने की कोशिश कर रही है? मेरे ख्याल जो लास्ट आपने बात की है वो तो उनका पहला उनकी नज़र में वो बात होगी जो उनको एक इंसेंटिव नज़र आता है, वो यही है कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कोई अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर सकें, क्योंकि एक तासर यही है कि इमरान खान जो है उनको एक ज़्यादा पजीराई हासिल है। दूसरा जो उन्होंने इक़दाम का ऐलान किया है उसमें मुझे लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अपने मसाइल भी हल होंगे। ये मुलाजमतों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जिस जगह पर हैं उधर ही मुलाजमतें करें। और क्या गवर्नमेंट के पास कितनी कुछ जॉब्स हैं जो आपने लोकल लोगों को तो दे नहीं सकते, बाहर वालों को कह रहे हैं कि उनके लिए एज रिलैक्सेशन की जाएगी। बाकी जो दो इश्यूज़ हैं और इन पर्टिकुलर जो स्पेशल कोर्ट्स का है, जो मैं समझाऊँ स्पेशल कोर्ट्स के रिलेटेड, वो यही है कि उनके जो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के लिटिगेशन के रिलेटेड मसाइल हैं उसमें फंसे हुए हैं। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं वो जो भी इधर आता है इन्वेस्टमेंट करता है, उनका बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस है। कभी रिश्तेदार उनके साथ धोखा कर जाते हैं या कभी कोई और जिनसे वो कोई लेन देन का मामला करते हैं वो धोखा कर जाते हैं। अक्सर की शिकायत ये होती है कि उनकी जो उन्होंने आके ज़मीन खरीदी है उस पर कब्जा हो गया है। तो इन मसाइल का फौरी तौर पे हल होना चाहिए। इससे इनके हुकूमत को फ़ायदा भी है सियासी तौर पर भी, और उन लोगों को भी कि जो बैरून मुल्क हैं। जो बैरून मुल्क लोग होते हैं ना वो बेचारे बड़े जज्बाती होते हैं, वो हमारी निस्बत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बाहर बैठ के अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियस भी ज़्यादा होते हैं, लोगों से बातें सुनते हैं, उस वजह से परेशान भी होते हैं। तो एक उनका एक कॉन्फिडेंस अपनी एक रियासत पर, अपने मुल्क पर, उसमें इजाफा होगा। और दूसरा उनको ये लगेगा कि जो अपना हमारा घर है उधर हमारी प्रॉपर्टी महफूज है। तो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। अब मज़ा ये है, यानी कि असल बात जो असल चैलेंज है वो ये है कि क्या ये हकीकत में कन्वर्ट होता है। और दूसरा कि जो इन्होंने हुसूसी अदालतों की बात की है, क्या इस्लामाबाद के रिलेटेड तो सब लोगों के मसाइल नहीं हैं, ज़्यादातर जो हैं वो पंजाब के रिलेटेड होंगे। तो उधर ये क्या कर रहे हैं, यानी पंजाब में कोई उस मामले में जो इनके मसाइल हैं उसके लिए अदालतों का कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो उससे ज़्यादा एक लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा ये बताएं, ये तो हमने सारे रिलीफ की बात कर ली। वज़ीर आज़म ने कल ये भी ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान में भी टैक्स फाइलर्स होंगे, यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर टैक्स सिस्टम में शामिल किया जाएगा। सर ये जो ऐलान किया है ये खलबली मचा देगा, अच्छा इक़दाम है पाकिस्तान के लिए, इसको कैसे रिसीव किया जाएगा? मैं जो उसको समझाऊं, यानी कि अगर उनका ये मतलब है, मैं जो समझाऊं उसका मतलब ये है कि जिस तरह एक फाइलर और नॉन फाइलर की एक डिस्क्रिमिनेशन होती है कि आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं तो आपको यानी कि उसमें जो एक नॉन फाइलर होता है उसको टैक्स ज़्यादा लगता है। अब अगर जो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते नहीं है, एक तो टैक्स फाइल करने की उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी वजाहतें दे या कागजात पेश करे, गालबन अगर वो नाइकॉप को पेश कर देगा तो उसको यही समझा जाएगा कि इसको वही फैसिलिटीज़ हैं या वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो फाइलर की है। ये इसका मतलब मैं समझाऊं, अगर इससे कोई डिफरेंट मतलब है तो फिर यकीनन लोगों के लिए यानी कि वो परेशान होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी सवाल सामने रखेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, रीमा से सवाल करते हैं। रीमा, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भेजा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़बान से मुतल्लिक एक फ़ैसला दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है हुज़ैफ़ा की जानिब से कि एक तो ये फ़ैसला हमें ज़रा समझाइएगा भी कि इस फ़ैसले में क्या कहा गया है सादा अल्फाज में, और फिर आपकी क्या राय है, आप किस नज़र से देखती हैं इस फ़ैसले को? जी, फैसला तो बहुत दिलचस्प है। इशू छोटा सा था कि महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपल काउंसिल का बोर्ड था, उसमें मराठी के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ था। तो एक पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया कि उर्दू ज़बान क्यों लिखी गई है, ये कानून के खिलाफ है और सिर्फ मराठी में साइन बोर्ड होना चाहिए था।
तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कतगन नहीं है, उर्दू भी लिखी जा सकती है साइन बोर्ड्स पे। अब ये तो एक सिंपल सा जो सवाल था अदालत के सामने, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है और अदालत ने रीजनिंग में क्या कहा है वो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प है। कॉन्टेक्स्ट ये है, शायद आपने भी नोटिस किया हो, कि भारत में उर्दू ज़बान को एक टैबू बना दिया गया है राइट विंग की तरफ से। हमने देखा है कि रेस्टोरेंट्स में अगर आपकी पैकेजिंग पे उर्दू लिखी हो तो उस पे एतराज़ होता है, आउटरेज होता है। अगर आप आर्ट उर्दू में करें उस पे आउटरेज होता है। एक आपको याद होगा शायद 1-2 साल पहले एक क्लोथिंग ब्रांड बहुत पॉपुलर इंडिया में, उन्होंने एक कैंपेन की जिसका टाइटल उर्दू में था और उसके खिलाफ एक पूरी कैंपेन हुई कि ये तो भारत के खिलाफ है, ये हिंदू जज्बात जो है उसको ठेस पहुंचाता है एंड सो ऑन। कुछ असेंबलीज में तो उर्दू पे बात करने पे भी पाबंदी है और उस पे भी कतकन है भारत में। बॉलीवुड में आप देख लें कि पहले ऐसा होता था कि जब पोस्टर्स भी होते थे, छपते थे, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में छपते थे, लेकिन उस पे भी अब बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर आप इस तनाजुर में देखें तो वो बहुत मीनिंगफुल है और सिग्निफिकेंस रखता है। क्योंकि मैं कुछ अगर पढ़ के आपको सुनाऊं, बहुत उन्होंने खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि जो ज़बान है उसको आप किसी भी एक मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। तो ये और उन्होंने कहा है ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत में जिसकी एक लंबी तारीख है, उर्दू ज़बान जो इसी खित्ते में जिसने जन्म लिया, उसको सेलिब्रेट किया गया आपकी वर्क्स ऑफ आर्ट में, आपकी पोइट्री में, आपकी लिटरेचर में, आपके कानून में, आपकी अदालती कार्रवाई में, आपकी सकाफत में उसका कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको हम भूल गए और उसको एक मजहब के साथ जोड़ के उस पर पॉलिटिक्स खेली गई। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज इज नॉट रिलीजन, लैंग्वेज डज नॉट इवन रिप्रेजेंट रिलीजन, इट बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी, टू अ रीजन, टू अ पीपल। ये भी बहुत अहम बात है भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें। और उन्होंने कहा है जो प्रेजुडिस है, ये जो एक नफरत है उर्दू के खिलाफ जो भड़काया जा रहा है, उसको उन्होंने कहा है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि उर्दू ज़बान एलियन है। और आप ये देखें भारत में बहुत ये किया जा रहा है अब कि सब चीज़ें जो एलियन हैं, उर्दू एलियन है, कुछ सकाफत के इश्यूज हैं वो भी एलियन है। उन्होंने कहा उर्दू एलियन नहीं है, ये इसी जो खित्ता है, इसी ज़मीन है, उससे ये ज़बान निकली है और ये इसलिए निकली ताकि लोग आपस में बेहतर कम्युनिकेट कर सकें और एक डाइवर्सिटी है उसको अपनाया इस ज़बान ने। तो इस तरह की बहुत खूबसूरत बातें हैं इस जजमेंट में। अब ये पॉलिटिक्स जैसी वहाँ है उसमें ट्रांसलेट कैसे करेगी, लेट्स सी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मेरा ख्याल है इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है वो सेट किया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उर्दू ज़बान के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात की गई है कि वो क्यों इस खित्ते के लिए एक अहम ज़बान है। वैसे डू यू फील कि जिस तरह से हमने देखा कि एक नफ़रत, एक बहुत ही डिवाइसिव किस्म की अप्रोच थी भारत की तरफ से, कहीं ना कहीं वो जुडिशरी को भी रियलाइज़ हो रहा है या मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है और शायद उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको सॉफन करने की कोशिश हो रही है या नहीं, ये वन ऑफ चीज़ें हैं? अगर आप देखें कुछ इश्यूज़ पे, जैसे कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के इश्यूज़ पे, कुछ कल्चरल इश्यूज़ पे, डाइवर्सिटी के इश्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट की अच्छी जजमेंट्स भी हैं, लेकिन ये इसके पीछे मकासद क्या है, मोटिवेशन क्या है, मैं तो नहीं कह सकती। बस मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस तरह की जजमेंट जो उन्होंने दी वो भी दे सकते थे और इसके अलावा एक बहुत टेक्निकल सी जजमेंट भी दी जा सकती थी जो सिंपल इशू पे कहती कि नहीं कोई कानूनी कदगन नहीं है, उर्दू बिलबोर्ड पे आ सकती है। लेकिन वो इस डिटेल में गए, उन्होंने उर्दू का दिफा किया। मेरा ख्याल है ये काफ़ी मीनिंगफुल है। ऑब्जेक्टिव्स आई रियली कांट से, बट सुप्रीम कोर्ट इंडिया की अच्छी जूरिस्प्रूडेंस कुछ इस तरह के इश्यूज पे है, पाकिस्तान में भी है वैसे। जस्टिस मंसूर अली शाह की बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं जो इसी तरह डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, मुख्तलिफ सकाफत के पहलुओं को मिल के देखना, उनको अपनाना, उसके ऊपर है। तो इट्स इम्पोर्टेंट, इस तरह की सोच भी रखते ही है, चाहे जितना भी रेडिकल सोसाइटी हो जाए, आपकी कोर्ट्स में भी, आपके मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ में। अरे होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहिबा इसको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब शहजाद इकबाल साहब के लिए सवाल है, इकॉनमी से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। शहजाद साहब, आपसे सवाल हो रहा है
कि मूडीज़, S&P के बाद अब फिच ने भी पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम करा दे दिया है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC से B- कर दिया है, जो बज़ाहिर तो हुकूमती पॉलिसीज़ पर आलमी एतमाद का इशारा है। लेकिन क्या फिच की रेटिंग में बेहतरी मईशत की पायदार मजबूती का सबूत है या ये महज एक वक्ती रिलीफ है? नहीं, मेरे ख्याल से इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मईशत पिछले एक साल में बहुत स्टेबल हुई है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है हमें। और अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो वो जाहिर करते हैं कि जो आपकी रिजर्व पोजीशन थी एक साल पहले, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है IMF में जाने के बाद। आपका जो माली खसारा था वो 6% या उसके आसपास रहेगा, आपका करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एक स्टेबल फेज में है। हाँ, एक ये बहस है कि ग्रोथ कब आएगी, कितनी तेजी से आएगी, क्योंकि जो आम आदमी इस वक्त एक सवाल करता है कि हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा अगर महंगाई की शरह में कमी हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रहा कि जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी और आपकी जो इनकम है उसमें इजाफा नहीं होगा। तो वो ऑब्वियसली एक आम आदमी उस लिहाज से देखता है। लेकिन आई थिंक ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है और इससे फायदा ये होगा कि पाकिस्तान जो कर्जे लेता है, चाहे वो कमर्शियल बैंक से हो, बैरून मुमालिक कमर्शियल बैंक से हो या इन्वेस्टर्स हो, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। ये इंडिकेट ये करता है बेसिकली जब आपकी रेटिंग बेहतर हो रही है कि क्या एक मुल्क में अगर हम सरमायाकारी करें या उसको कर्ज दें तो वो वापस मिलना हमारे लिए कितना, उसके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं कि वो हम बासानी वापस हासिल कर सके। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, जब ये रेटिंग डाउनग्रेड होना शुरू हुई थी अक्टूबर या मिड 2022 में, और उस वक्त मिर्जा इस्माइल साहब को हटा के इसाक डार साहब को लगाया था और मूडीज ने, मुझे याद है, पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया था। यही हालात देखते हुए कि आपके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, वल्नरेबल है आपकी इकोनॉमी और शायद डिफॉल्ट की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो उस वक्त डार साहब ने ये कहा था कि आई विल गिव मूडीज अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। हमें समझ नहीं आया था कि अ पर्सन जो कि तीसरी या चौथी मरतबा वजीर खजाना बन चुका है, उनको पता है कि फिच, मूडीज, S&P ये कोई सियासी रेटिंग एजेंसीज नहीं है, ये बाकी आपके माली हालात देख के फैसला करते हैं। तो उसमें आपने, अगर आपके हालात, इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं है और वो आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आप किस किस्म का रिप्लाई उनको देंगे? खैर, वो रिप्लाई तो कभी नहीं आया, लेकिन ये बताता है एक अप्रोच हमारी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो आपकी रेटिंग डाउनग्रेड होगी। और अभी भी कल मैं सुन रहा था शाहजेब साहब के प्रोग्राम पर, जो इकोनॉमिस्ट वहां पे थे, वो ये बता रहे थे कि अब हम 2022 के लेवल पर गए और शायद 2018-19 में इससे भी शायद हम B- की बजाय B या B+ थे उस वक्त। तो पाकिस्तान की ये जो रेटिंग है ना, ये B+ इस तक तो रहती आई है हिस्टोरिकली, लेकिन जो 2018-19 का क्राइसिस था, 2022-23 का क्राइसिस था, उसके बाद हम बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गए थे। अगर हमें वाकई और ग्रो करना है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा रेटिंग इंप्रूव होगी, और वो उसी सूरत में होगी जब आपके रिजर्व पोजीशन बेहतर होगी, आपका माली खसारा कम होगा और जो भी आपको कर्जा दे रहा है वो आप पे रिलाई कर सकेगा कि ये पैसा वो बासानी आपकी मईशत से वापस निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन शहजाद, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ग्रोथ के, तो जिस तरह इस वक्त सारे हालात चल रहे हैं विद द टैरिफ्स एंड ग्लोबल रिसेशन की तरफ एक इशारा जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट करेगा और उसमें क्या ग्रोथ एंटिसिपेट करना या उसकी तवक्को करना रियलिस्टिक भी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासर होंगी, बट हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स US $5.5-6 बिलियन की हैं। टैरिफ से जो इमीडिएट इंपैक्ट आएगा वो शायद इतना ज्यादा ना हो, एस्टिमेट से $500 मिलियन हो सकता है, $1 बिलियन हो सकता है, लेकिन शायद हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करके दूसरी मार्केट्स में लेके जा सकते हैं। बट अगर एक ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो ऑब्वियसली चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सब जगह डिमांड कम होगी और फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज्यादा मुतासर होंगे। लेकिन ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, खासतौर पे ऑयल, LNG, इस तरह के प्रोडक्ट्स हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई रिसेशन वाली सिचुएशन है, जिसके अभी फेयर है, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस गिर रही है, तो उस ऑयल प्राइसेस गिरने का जो पाकिस्तान को फायदा है वो उससे कहीं ज्यादा होगा जितना मुतासर हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी। बट जो इंडस्ट्री और माइक्रो इकोनॉमी आपकी होती है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि चले ठीक है, जितना एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं वी कैन ऑफसेट क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही है या इंडस्ट्रीज का आउटपुट कम हो रहा है, तो फिर जॉब लॉसेस होंगे, लोग अपनी रोजगार खोएंगे और उसका जो इम्पैक्ट आपकी आवाम पर पड़ता है वो बहुत ज्यादा मनफी होता है। तो यस, अगर एक फेयर है और अगर फेयर रियलिटी में तब्दील होता है ग्लोबल स्लो डाउन का, तो उससे पाकिस्तान की मईशत को फर्क जरूर पड़ेगा, खासतौर पर एक आम आदमी को। अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी हाल ही में जो रेमिटेंसेज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही हैं मार्च के अंदर 4.1 बिलियन आई थिंक, उसके ऊपर हुकूमत बहुत क्रेडिट ले रही है, हुकूमत इसको अप्रिशिएट भी कर रही है। थोड़ा सा हमें समझाइएगा इसकी वजह क्या है एग्जैक्टली, एकदम से क्या हुआ कि रेमिटेंसेस में इतना इजाफा हुआ, और क्या वाकई में ये हुकूमत ने जो ईज़ की है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की मद में, ये उसकी वजह से है या कुछ और?
अलीना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो 2010-11 ऑनवर्ड्स मुझे याद है रेमिटेंसेज आपकी हर साल बढ़ के हर महीने बेहतर होती जा रही है, क्योंकि वो टाइम उस वक्त से हमने अपने बैंकिंग निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। हवाला, हुंडी या जो बी और सी ग्रेड मनी चेंजेस हैं उस पर हमने क्रैक डाउन किया और पिछले 1-2 सालों में ये क्रैक डाउन ज्यादा हुआ है। तो ऑब्वियसली, और दूसरा कि एक ग्रे रेट होता था, आपको पता है ना, ओपन मार्केट में रेट बहुत ज्यादा है, जो आपका ऑफिशियल चैनल है वहां रेट कम है, तो उस गैप की वजह से भी लोग फिर ओपन मार्केट या हवाला हुंडी की तरफ जा रहे होते थे। जब वो गैप भी ब्रिज हो गया है तो अब ऑब्वियसली कोई बाहर बैठा हुआ है, उसके लिए रेमिटेंस भेजना इतना कॉस्टली भी नहीं है और आसान भी है, और जिसको भी वो यहाँ पे भेजता है तो वो एक वाइट इनकम के तौर पर है। तो ये बतदरीज हमने देखा है कि उसमें हमने इंप्रूवमेंट की अपने बैंकिंग चैनल में, बैंकिंग निजाम में। इस वक्त मल्टीपल फैक्टर्स जो और है उसमें एक तो रमजान या ईद का महीना होता है, लोग अपनी फैमिलीज को ज्यादा पैसे भेजते हैं, ज़कात के तौर पे बहुत सारे लोग पैसे पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, तो वो भी आपको इन्फ्लोज नजर आते हैं। लेकिन एक और फैक्टर वो ये कि पिछले कुछ सालों में जब हमने देखा है कि मईशत आपकी स्ट्रगल कर रही है, ग्रो नहीं कर रही, तो बहुत ज्यादा लोग बाहर काम करने गए। मिडल ईस्ट में आपका लेबर तबका बहुत ज्यादा गया है। बरतानिया ने अपनी जो पॉलिसीज थी पाकिस्तान के लिए पिछले 1-2 साल में ईज की थी और यहाँ से वो मुख्तलिफ जॉब्स के लोगों को वीजाज दे रहे थे, तो उससे बहुत ज्यादा लोग बाहर गए। और जाहिर सी बात है, जब लोग जाते हैं बाहर तो वो इसीलिए जाते हैं ताकि अपने फैमिली के लिए पैसे वापस भेजें, तो वो पैसे वापस भेज रहे हैं, जिस वजह से आपको हर महीने नजर आ रहा है कि आपके जो रेमिटेंसेज है उसमें इजाफा हो रहा है। एंड आई थिंक ये वन टाइम शायद 4 बिलियन को क्रॉस कर गया था, इतना ना आए बट 3-3.25 बिलियन डॉलर्स या शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा आप देखेंगे कि ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ इनफ्लोज आपके हर महीने आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद, बड़ी अच्छी तरह से आपने हमें एक्सप्लेन किया दोनों चीज़ें। और आप लोग इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहें। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो एपिसोड अपलोड होता है उसके नीचे आपने जाना है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर अपना सवाल लिखना है और हम उसको सिलेक्ट करके प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपके फेवरेट तज्जियाकार के लिए भी आप सवाल भेज सकते हैं, जेनेरिक सवाल भी भेज सकते हैं। बट दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।